गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बार धन्यवाद देता हूं उन मेरे सारे प्यारे चाहने वाले बच्चों को जिन्होंने वास्तविकता में बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। और एक कमेंट्स तो हमें ऐसा मिला जिसमें एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि सर अब तो फ्लो बना हुआ है, हमारा बहुत अच्छा फ्लो बन गया है सर, वीडियो में अब टाइम मत लीजिए। उस मेरे अजीज की ये रिक्वेस्ट सुनते ही अब हमने ये तय किया है कि अब हर दूसरे दिन आपको हमारा वीडियो लेक्चर जरूर मिलेगा। वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है अब वो बढ़ा दी जाएगी और बढ़ाकर लेक्चर कम से कम आपको 3 से 4 लेक्चर एक वीक में जरूर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज का लेक्चर भी प्रोसीड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का टॉपिक, क्योंकि पिछले लेक्चर से वीडियो लेक्चर से हमारा जुड़ा हुआ है, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाइएगा, जाके आप सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस के हमारे वीडियोस देखिएगा और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद फिर हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। शुरू करते हैं यहां से आज की वीडियो। आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज का लेक्चर हमारा रहेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, पहले बात इलेक्ट्रोलिसिस की करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, यहां पर ये हमारे पास एक वेसल है, ऊपर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी सब्सटेंस के मोल्टन या एक्वस स्टेट से, और जैसे ही हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सब्सटेंस जाकर कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट होता है। जैसे हमारे पास यहां पर मोल्टन स्टेट में NaCl है, हमने इस सेल के अंदर इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और पास करते ही सोडियम जाके डिपॉजिट हो गया कैथोड पर और क्लोरीन गैस जाके इवॉल्व हो गई या डिपॉजिट हो गई एनोड पर। अब बारी है इस इलेक्ट्रिसिटी में और इस अमाउंट डिपॉजिटेड में, दोनों में क्या रिलेशनशिप है। मेरे प्यारे बच्चों, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये फिजिक्स में भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी आते हैं। हम यहां पर जो फोकस करने वाले हैं वो हम फोकस करने वाले हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, केमिस्ट्री में इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ ये कहता है इलेक्ट्रोलिसिस का कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of electricity passed। यानी कि amount of substance deposited on electrode is directly proportional to the electricity passed। भैया, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उतना ज्यादा सब्सटेंस जाके डिपॉजिटेड होगा। कैटायन कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है, एनायन एनोड पे जाके डिपॉजिट होता है। अब जितना ज्यादा बिजली पास करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास करने वाले हैं, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जाके डिपॉजिट होगा ऑन द इलेक्ट्रोड। तो पहले लॉ की बड़ी साधारण सी, बड़ी सरल सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है और लैंग्वेज है, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। यहां से आप लोग जानते हैं कि चार्ज को हम करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, राइट। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं z से, z इंटू आई इंटू टी। तो यहां पर मेरे लाडलो हमारे पास ये फॉर्मूले बन जाते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। वेट यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू z इंटू आई इंटू टी। टी आप लोग जानते हैं, टी का मतलब टाइम इन सेकेंड्स, आई का मतलब करंट, राइट, करंट इन एम्पियर, और z का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर मैं यहां पर I को T को मैं चाहूं तो यहां पर Q भी लिख सकता हूं, तो Z इंटू Q। तो ये हमारे पास साधारण से फर्स्ट लॉ के 2 फॉर्मूले आ जाते हैं। अब Z का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, चलो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं Q को 1 कूलम ले लेता हूं, अगर 1 कूलम ले लेता हूं तो Z मेरा वेट के बराबर आ जाता है, अमाउंट के बराबर आ जाता है। वेट या अमाउंट यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Z जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के बराबर ही है, लेकिन कब? when 1 coulomb of charge is passed या 1 coulomb of electricity is passed through the cell। यहां पर भी अगर मैं करंट को 1 एम्पियर ले लेता हूं और टाइम को अगर मैं 1 सेकंड ले लेता हूं तो Z आपका वेट के बराबर हो जाएगा।
यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। राइट, ये दो साधारण से फॉर्मूले होते हैं जिन्हें किताबों में लिखा हुआ होता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर आप Z को और थोड़ा डिटेल में पढ़ लें तो ना कि केवल सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 के क्वेश्चंस, रादर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई या नीट एग्जामिनेशंस भी आपके बहुत अच्छे से उनके न्यूमेरिकल्स भी कवर अप हो जाते हैं। चलो सीखते हैं थोड़ा डिटेल में द मीनिंग ऑफ Z। देखो बेटा, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ, मान लो हम इलेक्ट्रोलिसिस एल्यूमिनियम आयन की करा रहे हैं। अब आप लोग जानते हैं एल्यूमिनियम आयन यहां पर होगा और उसे डिपॉजिट होगा ऊपर जाके एल्यूमिनियम सॉलिड की फॉर्म में। अब अगर उसको डिपॉजिट होना है तो उसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। वो 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 फैराडे। राइट, 3 फैराडे चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी जब वो कंज्यूम करेगा तब जाके एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम सॉलिड की फॉर्म में जाके डिपॉजिट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इसका सीधा मतलब होता है कि 3 फैराडे, व्हेन 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंज्यूम्ड by aluminium ion, then 27 ग्राम, तब जाके 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। और 1 मोल का मतलब कितने ग्राम? 27 ग्राम, क्योंकि इसका मास नंबर 27 होता है। तो 3 फैराडे मतलब इतने ग्राम जाके डिपॉजिट होगा। अब फैराडे आप लोग जानते हैं, 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। तो जब ये इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा तब जाके 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। यानी जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा तो कितना जाके डिपॉजिट होगा? 27 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 96,500। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको जनरलाइज करता हूं। अगर एल्यूमिनियम है तो 27 लेना है, उसका ग्राम एटॉमिक मास लेना है। मैग्नीशियम है तो 24 लेना है, उसका ग्राम एटॉमिक मास लेना है। यानी कि मैं ऊपर वाले टर्म को m लिख देता हूं। अब अगर यहां एल्यूमिनियम है क्योंकि वो 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहां 3 रखना है। अगर मैग्नीशियम ले रहे हो तो वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां पर आपको 2 रखना है। तो इसका मतलब इसको मैं n फैक्टर कह देता हूं। n फैक्टर आप कह सकते हैं, वैलेंसी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाई हर केस में 96,500 कॉमन रहेगा। यानी कि 1 मोल ऑफ कूलम, इंपॉर्टेंट, 1 मोल ऑफ कूलम जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होगा वो डिपॉजिट होगा m/n इंटू 96,500। ये वो बातें हैं जनरली जो क्लास के लेक्चर्स में जनरली टीचर्स स्किप करते हैं या बताते नहीं, और ये एक चाबी है बड़े बड़े भारी भारी न्यूमेरिकल्स को शॉर्ट आउट करने की। गौर फरमाइएगा, अभी आपको बताया गया, यानी कि Z इज इक्वल टू वेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। कब है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के बराबर कब है? व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो जब 1 कूलम पास करते हैं तो कितना मास डिपॉजिट होता है? इतना। तो इसका मतलब Z की वैल्यू हम यहां से नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ Z, यानी कि वेट इज इक्वल टू m/n इंटू 96,500, राइट, मल्टीप्लाइड बाई दैट इज Q। तो हमारे पास जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, गौर फरमाइए दोबारा से, अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इतना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, और 1 कूलम पास करने पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसे ही Z कहा जाता है। तो इतना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है तो इसे Z कहा जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी Z की वैल्यू को याद रख सकते हैं। तो Z की वैल्यू हमारे पास होगी m/n इंटू 96,500 मल्टीप्लाइड बाई Q, और इसी फॉर्मूले हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल टू m, अगर मैं Q की वैल्यू यहां पर रख देता हूं I इंटू टी होल डिवाइडेड बाई n इंटू 96,500 कूलम। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास यहां पर फर्स्ट लॉ से जुड़े हुए 3 फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले यहां पर आ जाते हैं इस प्रकार। अब इसमें एसोसिएटेड एक एक टर्म को हम एक बार फिर से नोट करते हैं। m का मतलब ग्राम एटॉमिक मास, करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकेंड्स। n का मतलब होता है
जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसमें n फैक्टर कह लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए या वैलेंसी आप कह लीजिए, और WT का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। यहां पर अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मैं क्या करता हूं, यहां से मैं फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस ऊपर एक साथ लिख देता हूं। यहां पर अब हमारा ये चल के आता है, बराबर आ गया, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बोर्ड में इन फॉर्मूले का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट एक लाइन में आपको देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। ये वो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से जितने भी रिफ्रेशर आप लोगों के पास है, अगर आप इन फॉर्मूलों की जानकारी रखते हैं और इन फॉर्मूले से अगर आप वही न्यूमेरिकल जो रिफ्रेशर में दिया हुआ है, अगर आप इन फॉर्मूलों की मदद से उन्हें सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि इतने लेंदी मेथड दे रखे हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आपको इतने लेंदी मेथड की जरूरत नहीं है। अमित सर के छोटे फॉर्मूले हैं, आराम से शॉर्ट आउट कर देंगे। तो यहां पर आपका पहला फॉर्मूला बनता है वेट इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, ये फर्स्ट। इसी में ही Q को रखा जा सकता है I इंटू टी, ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमने नोट डाउन किया यहां से, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू M इंटू क्यू होल डिवाइडेड बाई N इंटू 96,500। इसी फॉर्मूले को हम यहां पर लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू M इंटू I इंटू टी होल डिवाइडेड बाई N इंटू 96,500। इसी फॉर्मूले में फर्दर एक और एक्सटेंशन हम कर सकते हैं, और फर्दर एक्सटेंशन MCQs, नीट एग्जामिनेशंस, जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट ये है, जनरली क्लास 12 सीबीएसई में तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन एमसीक्यूज में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर मैं इस m को यहां पर ले आता हूं तो वेट डिवाइड बाई मोलर मास, और वेट डिवाइड बाई मोलर मास आपका हो जाएगा, किसी भी वेट को अगर मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल्स बन जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू I इंटू टी, और I इंटू टी का मतलब क्यू भी आप कह सकते हैं इसको, N इंटू 96,500। ये फॉर्मूला। इसके बाद ये जो बात कही थी फैराडेज फर्स्ट लॉ में, ये सारी बातें अंकित हैं, सारी बातें कही गई हैं। बात आती है सेकंड लॉ फैराडेज क्या कहते हैं? सेकंड लॉ ये कहते हैं, अगर हम बड़े सारे सेल सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, मान लो आपने 2 सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, या आपके पास 3 सेल हैं और उनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, राइट? आपने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक में मान लीजिएगा आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है और एक में आप मान लीजिएगा आपके पास जिंक सल्फेट है। मेरे लाडलो, एक से अधिक सेल जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो करंट उनमें सेम रहता है। यहां पर आप मानेंगे कि ये सिल्वर आयन जो यहां जाके डिपॉजिट होगा, इसकी कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होगा, जिंक आयन यहां पर जाके डिपॉजिट होगा, तो हर एक सेल में कैथोड पर अलग अलग। हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया फैराडेज फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडेज फर्स्ट लॉ के विषय में आपको बताया गया और उससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। और जब वीडियो आपकी खत्म हुई वहां पर हमने शुरू कर दिया था दैट इज फैराडेज सेकंड लॉ। चलिए, बारी है टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ पर। फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडेज सेकंड लॉ की एप्लीकेबिलिटी तब है जब हमारे पास एक से अधिक सेल हो। जैसे कि हमारे पास ये 3 सेल हैं और तीनों सेल को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन वी पास द करंट फ्रॉम मोर देन वन सेल। एक सेल से अधिक सेल पे जब हम बिजली पास करते हैं तब हमारा ये लॉ एप्लीकेबल होता है। अब यहां पर हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन बिटवीन द 3 सेल्स। 3 सेल हैं और उनसे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन डिफरेंट सेल्स। यहां पर जिंक जाके डिपॉजिट होगा, यहां पर सिल्वर आयन जाके डिपॉजिट होगा कैथोड पर। तो वो क्या कहता है? जो रेशियो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड का इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस।
उनके इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होगा। यहां पर आप जिंक टू सिल्वर ले सकते हैं, यहां पर आप जिंक टू कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर टू कॉपर ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। यानी कि बड़ी सिंपल सी एक लाइन की स्टेटमेंट है, रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। और यहां पर अगर इक्विवेलेंट मास को अगर मैं ओपन कर देता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि वेट ऑफ जिंक अपॉन वेट ऑफ सिल्वर, दिस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय n फैक्टर फॉर जिंक, या वैलेंसी फॉर जिंक, या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है फॉर जिंक, राइट, दिस इज n1 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर यानी कि मोलर मास ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड बाय दैट इज n2, और n2 का यहां पर नीचे n2 रहेगा, नीचे रहेगा, वो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। इसे आप जनरलाइज वे में वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टर फॉर 1, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, n फैक्टर फॉर 2 एंड डिवाइडेड बाय दैट इज मोलर मास ऑफ 2, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक से अधिक सेल में जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। ये स्टेटमेंट हमारी सेकंड लॉ की आती है। अब हम इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ नोट डाउन कर देते हैं, एक साथ नोट डाउन कर लेंगे, और इसके बाद बढ़ चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल्स की तरफ, वो न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल्स आज ज्यादातर जो हमने लिखे हुए हैं ये सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ताकि मेरे बच्चों को आप जैसे जैसे वीडियो लेक्चर देखते रहेंगे लास्ट में आप ये पाएंगे कि पूरी एनसीईआरटी अपने आप ही सॉल्व आपकी हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब आप एनसीईआरटी सॉल्व करें तो आप बुक के मेथड फॉलो ना करें, वीडियो लेक्चर्स देखते रहिएगा, और ये जो फॉर्मूले हम आपको दे रहे हैं इन्हीं का आप इस्तेमाल करें। यहां पर नेक्स्ट फॉर्मूला सेकेंड लॉ से आ जाता है, वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 2 इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टर फॉर 1 मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 2। इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, राइट, दिस इज सेकंड लॉ, लेकिन ये एप्लीकेबल तब होगा व्हेन मोर देन 1 सेल आपके पास है। चलो बच्चों, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक बार सभी फॉर्मूलों पर हाईलाइट करते हैं। पहले दो फॉर्मूले, वेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट इज चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब्स। वेट इज इक्वल टू z इंटू आई इंटू टी, यहां पर ये करंट है, ये टाइम इन सेकेंड है। इसके बाद बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिफ्रेशर के अंदर आप कोई भी रिफ्रेशर आपके पास है, आप देखिएगा इस न्यूमेरिकल्स का इन फॉर्मूलेस का जिक्र नहीं है, जबकि आप ये पाएंगे इन फॉर्मूले से तो सारे ही न्यूमेरिकल हो जाते हैं। देखिए यहां पर आता है वेट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकंड्स, n फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड एंड कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है मल्टीप्लाइड बाय 96,500। आपको वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में निकालना है, वेट निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको मोल्स निकालने हैं कि कितना मोल सब्सटेंस जाके डिपॉजिट हुआ, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों फॉर्मूलों को मैं बहुत हाईलाइट कर देता हूं। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में ये पाया है कि फैराडेज लॉ से जब भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है इन्हीं फॉर्मूले पे सिमट के रह गया है। चलिए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स। एक ही न्यूमेरिकल को एक बार बुक के तरीके से और एक बार जो फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हैं, दिखाए गए हैं, इनके माध्यम से शॉर्ट आउट करते हैं। शुरू करते हैं यहां से, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। यहां पर हमारे पास फर्स्ट, हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहां पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स required to deposit 6.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन। राइट, हमारे पास एल्यूमिनियम आयन है, आई हैव एल्यूमिनियम आयन, और उसको डिपॉजिट करना है मुझे। तो वो ये कहता है कि अगर मुझे इसके 6.75 ग्राम अगर डिपॉजिट करने हैं तो बताइए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल को टैकल करने के सीधे दो तरीके। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड, चार्ज निकालना है,
टू डिपॉजिट 6.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एक सेल के अंदर अगर एल्यूमिनियम आयन को डिपॉजिट करना हो और 6.75 ग्राम अगर एल्यूमिनियम चाहिए, इलेक्ट्रोड पर चाहिए, तो कितनी बिजली की जरूरत पड़ेगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी? द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दिस। फोकस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को करने का पहले आप रिएक्शन बनाएं। एक तरीका तो ये है, एल्यूमिनियम आयन है, एल्यूमिनियम में डिपॉजिट होगा जब वो 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। पहला तरीका ये होता है। अब यहां से आपको पता होता है, क्या पता है कि अगर 27 ग्राम, डेफिनेशन से शुरू करें, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम अगर डिपॉजिट करने हैं तो 3 मोल इलेक्ट्रोसिटी की जरूरत पड़ती है, यानी कि 3 × 96 500 कूलम चार्ज की जरूरत पड़ती है, राइट। अब आप जानते हैं हमेशा जो शुरू करें डेफिनेशन से शुरू करें। 3 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करता है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन याद रहे, और 1 मोल का मतलब 27 ग्राम। यहां से अब 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को अगर डिपॉजिट करना हो तो आपको जरूरत पड़ेगी 3 × 96 500 डिवाइडेड बाय दैट इज 27। अब आपको डिपॉजिट कितना करना है? आपको डिपॉजिट करना है 6.75 ग्राम। तो 6.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने में आवश्यकता जो पड़ने वाली है दैट इज 3 × 96 500 होल डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 6.75 और यहां से आपका आंसर आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे 72375 कूलम। ये आपका आंसर आएगा। ये एक पहला तरीका है, ये वो तरीका है जिसे आप रिफ्रेशर में पाएंगे। जनरली वो पहले रिएक्शन बनवाते हैं और रिएक्शन बनाने के बाद फिर आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको देता हूं, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है और आपके लिए क्वेश्चन है ये वाला। दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Al2O3। ये क्वेश्चन आप इसी मेथड की मदद से घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब इसी न्यूमेरिकल को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप इसको हटाइए। सेकेंड वे टू सॉर्ट आउट दिस न्यूमेरिकल, टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, भैया आप सीधा फॉर्मूला लें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, आप जानते हैं m × I × t, क्योंकि वेट आपको गिवन है। अगर वेट आपको गिवन है तो वेट वाला फॉर्मूला लगाएं, मोल्स अगर गिवन होते तो मोल्स वाला फॉर्मूला लगाते। तो यहां पर डिवाइडेड बाय n × 96 500, राइट। अब आप लोग जानते हैं 6.75 ग्राम आपको क्या करना है, 6.75 ग्राम आपको डिपॉजिट करना है वेट। एल्यूमिनियम का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास? 27 मल्टीप्लाइड बाय I × t, ये हो जाएगा Q। कूलम में आपको निकालनी है इलेक्ट्रिसिटी। N एल्यूमिनियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन के लिए N फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 96 500 और आपका आंसर आ गया 72375 कूलम ऑफ चार्ज। तो इस प्रकार बड़े क्लीनली, बड़े इफेक्टिवली आप चाहें बड़े क्लीनली, बड़े इफेक्टिवली आप चाहें तो आप दोनों तरीके से फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा आता है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl विद अ करंट ऑफ 1.0 एम्पीयर फॉर 15 मिनट्स। लाड लो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो या तो ग्राम या तो ये फॉर्मूला लगेगा या ये लगेगा। अब उन्होंने क्योंकि करंट दे रखा है तो यहां पर करंट दिया हुआ है तो सेकंड फॉर्मूले पे आएंगे आप। तो वेट आपको निकालना है, करंट आपको 1.0 एम्पीयर आपको दिया हुआ है, टाइम आपको गिवन है 15 मिनट्स, उसकी मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे इतने सेकंड्स। आप लोग जानते हैं क्लोरीन को डिपॉजिट कराना है तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी यहां पर, क्लियर है सारी बातें। क्लोरीन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 35.5 है
बस सारी चीजें आपने क्लियर है, फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, सीधा आंसर आपको एक लाइन में आपको आंसर मिलेगा। और यहां पर वेट इज इक्वल टू m इंटू आई इंटू टी होल डिवाइडेड बाई n इंटू 96,500, राइट। सारी वैल्यूज आप रखेंगे, वेट आपको निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आपको निकालना है, m 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 60 होल डिवाइडेड बाई दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 96,500 और यहां पर आंसर आपका दैट इज 0.331 ग्राम। यह आपका आंसर। इस प्रकार आप बहुत छोटे से फॉर्मूले से एक ही फॉर्मूले पे वर्कआउट करने की जरूरत है। आप जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं कोचिंग के लिए तो वहां डेरिवेशन पे नहीं, फॉर्मूले पे काम होता है। जितना इफेक्टिवली आप फॉर्मूले पे काम करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, मजाक बन के रह जाएगा। इसी मजाक को और आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। यहां से अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड में लास्ट ईयर आया हुआ है, तो ध्यान से इस पे फोकस करते हैं। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अब चलते हैं यहां पर ये ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल नाइट्रेट, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड निकेल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसे देखिए, यानी कि 2 नाइट्रेट आयन है इसके अंदर और एक निकेल है, राइट। बढ़ते हैं आगे। इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय करंट ऑफ आई दे दिया, आई है 5.0 एम्पियर, राइट। एंड टाइम यहां पर दी गया 20 मिनट्स, 20 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट मास एंड मोल्स, मोल्स हमने ऐड किया है, एनसीईआरटी में केवल और केवल मास लिखा हुआ है, तो हमने इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। व्हाट मास, मास आपको निकालना है, ऑफ निकेल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, निकेल का कितना मास डिपॉजिट होगा कैथोड पर। मोलर मास गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो 58.7, राइट, ये है। यहां से n की वैल्यू, निकेल को डिपॉजिट करना है, व्हाट मास ऑफ निकेल, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। मेरे लाडलो, वेट निकालना है इन फॉर्मूले में से। चार्ज दिया हुआ होता तो पहला फॉर्मूला लगाते, करंट दिया हुआ है तो सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। सीधा यहां पर वेट इज इक्वल टू m इंटू आई इंटू टी, m इंटू आई इंटू टी होल डिवाइडेड बाई n इंटू 96,500। सारी वैल्यूज गिवन है, आपको i यहां पर गिवन है, आपको t यहां पर गिवन है, आपको m यहां पर गिवन है, आपको n यहां पर गिवन है। और जब सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, जैसे ही आप सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, 58.7 आप पुट करिए, i आप पुट करेंगे यहां पर दैट इज 5.0, क्लियर है। 20 मल्टीप्लाइड बाय 60 होल डिवाइडेड बाय, यहां पर आप दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 एंड सिंपली यू विल गेट द आंसर। और यहां पर जो आंसर आपका आएगा 1.82 ग्राम, क्लियर है। आंसर आ जाएगा 1.82 ग्राम, यहां से आंसर आ जाएगा। इस प्रकार बड़े बड़े न्यूमेरिकल चुटकियों में आपके निकल जाएंगे, आसानी से 1 सेकंड के अंदर आपके निकल जाएंगे। बस थोड़ा सा हमने इससे प्रीवियस वीडियो में छोटा सा वर्क Z पर कराया, Z पे वर्क हुआ और न्यूमेरिकल ही नहीं रहा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आशा करता हूं अपना पूरा जितना हमने तजुर्बा है वो सारा इन न्यूमेरिकल्स पे लगा है, फॉर्मूले पे लगा है। आशा करता हूं एक बहुत अच्छी उम्मीद की किरण न्यूमेरिकल्स को लेकर, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर जनरेट करने का हमारा प्रयास है। बढ़ते हैं आगे और लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ अब हम आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एंड द लास्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। हमारे पास तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, एक में सिल्वर नाइट्रेट है, एक में जिंक सल्फेट है, एक में कॉपर सल्फेट है। इतना पढ़ते ही 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट आपके पास कनेक्टेड इन सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो पहली लाइन पढ़ते ही शायद आपके कुछ याद आएगा, और याद ये आएगा जब एक से अधिक सेल की बात होती है तो न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ पे नहीं सेकंड लॉ पे जाता है, राइट।
when a current of 1.5 ampere was passed until 1.45 gram of silver was deposited, यानी कि weight of silver deposited 1.45 gram, right? करंट कितना है 1.5 एम्पियर। टाइम आपको निकालना है लाडलो, टाइम आपको निकालना है। मोलर मास ऑफ सिल्वर 107.8। हमने न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ, जब आपको न्यूमेरिकल अवेलेबल होगा मोलर मासेस हमेशा आपको गिवन होंगे। अब वो कहते हैं बताओ भाई टाइम कितने समय के लिए करंट पास होगा, ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, राइट? इस प्रकार आप डायग्राम बनाने की यहां न्यूमेरिकल्स में जरूरत नहीं है, बस ये आपको ये रिकॉल कराने के लिए है कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो सेकंड लॉ से है, बढ़ते हैं। टाइम निकालना है। यहां पर ये सिल्वर आयन +1 चार्ज, जिंक पे +2 चार्ज होता है, कॉपर पे +2 चार्ज होता है। इसकी मदद से आपको एन फैक्टर भी सबका पता लग जाएगा, एन फैक्टर 1। अब आपको वेट गिवन है और करंट गिवन है, वेट गिवन है और करंट गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वेट इज इक्वल टू m इंटू आई इंटू टी होल डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई 96,500। और जैसे कि आप ये सारी वैल्यूज रखेंगे, केवल यहां पर t अननोन है, और जैसे कि आप t को सॉल्व करेंगे तो t के लिए आपका आंसर आएगा दैट इज 865.3 सेकेंड्स। तो यहां से फर्स्ट पार्ट तो बड़ा सिंपल है, ये तो आप फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन से ही निकाल लेंगे, राइट? इंपॉर्टेंट होता है इसमें सेकंड पार्ट, मास ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपॉजिटेड। जिंक और कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ, उसके लिए सेकंड लॉ का फॉर्मूला वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर फॉर सिल्वर, एन फैक्टर फॉर सिल्वर, एन फैक्टर फॉर जिंक डिवाइडेड बाय दैट इज मास ऑफ जिंक, मोलर मास ऑफ जिंक। आप यहां पर सिल्वर का कितना वेट डिपॉजिटेड है आपको गिवन है 1.45, वेट ऑफ जिंक आपको निकालना है, मोलर मास सिल्वर का 107.8, एन फैक्टर 1 है, मल्टीप्लाइड बाय जिंक के लिए एन फैक्टर बताइए 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ जिंक 65, एंड यहां से वेट ऑफ जिंक आएगा दैट इज 0.44 ग्राम। सिमिलरली वेट ऑफ जिंक की बजाय वेट ऑफ कॉपर भी आपको निकालना है। इस वाले न्यूमेरिकल में मास ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपॉजिटेड, तो आपको यहां पर मास ऑफ कॉपर भी निकालना है। तो उस केस में आप सिमिलरली बिल्कुल आप क्या करेंगे, यहां वेट ऑफ कॉपर रखेंगे, आप यहां पर एन फैक्टर फॉर कॉपर रखेंगे, मोलर मास फॉर कॉपर रखेंगे, और बस यहां से वेट ऑफ कॉपर भी आ जाएगा आपका दैट इज 0.43 ग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, जितनी जानकारी आपको इस दोनों वीडियो की मदद से हमने फैराडेज लॉ पर दी है, मैं पूर्णतः आश्वस्त होकर एक बात कह सकता हूं कि बच्चे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वाले बच्चे भी जनरली इतना ज्ञान एक फॉर्मूले पर नहीं रखते हैं, एक टॉपिक पर नहीं रखते हैं। इतने सारे फॉर्मूले हमने असेंबल करके दे दिए आपको, ना कि केवल एनसीईआरटी क्लास 12 बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी चुटकियों में आपको सॉल्व हो जाएंगे। बने रहिए, प्यार बनाए रखिए, लाड़ बनाए रखिए, देखते रहिए, लेकिन वीडियोस को देखने के साथ साथ इन पे अमल भी करिए, इन पे कार्य भी करिए, कॉपी पेन उठाइए, प्रैक्टिस करने लग जाइए। जितने न्यूमेरिकल्स हमने लिए ये सफिशिएंट है क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी है। लेकिन भूख को बढ़ाओ, कोई भी रिफ्रेशर उठाओ, टॉपिक मत पढ़िए उसमें से, सीधा न्यूमेरिकल्स ट्राई करिए, सीधा वन की एक्सरसाइज ट्राई करिए, एंड फील द कॉन्फिडेंस एंड गेट द कॉन्फिडेंस इन केमिस्ट्री। याद रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन एक एक वीडियो जरूर आप तक पहुंचेगी, और हमारे दिन रहेंगे मंडे, ट्यूसडे फिर रेस्ट रहेगा, फिर नेक्स्ट डे आएगा वेडनेसडे, उस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, थर्सडे फिर रेस्ट रहेगा, फिर फ्राइडे। लेकिन 12th क्लास वाले बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास यूट्यूब पर ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका 11th का बेस क्लियर नहीं है, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि ना कि केवल क्लास 12 की वीडियोस ही आप देखें, 11th की भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हमने डाली हुई हैं, 11th की वीडियोस भी और जरूर आप देखें। और 11th की जो वीडियोस हमने बनाई हैं
वो ना कि केवल क्लास 11th के लिए बल्कि उनमें हमने जो एक्सरसाइज डाली है वो नीट एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशंस और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी कवर अप करती है। आपका दिन शुभ हो। आपके अपने अमित सर। थैंक यू। हैव अ गुड डे।